नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। आपके पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी को लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहने के साथ साथ अपने समाज को भी स्वस्थ रखेंगे। हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर से उन लोगों के लिए कि जो बीमारियों से दो चार होते हैं, तो कोशिश ये है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारियों के जो असरअंदाज चीज़ें होती हैं उससे दूर हुआ जाए। इसीलिए हम एक्सपर्ट से गुफ्तगू करते हैं और उनके बताए हुए नुस्खे पर अगर आप अमल करेंगे तो कम से कम बीमारियों से दूर तो रहा ही जा सकता है। आज हमारी खुशनसीबी है कि आज हम बात करेंगे बच्चों के दिल के अमराज के बारे में, यानी दिल में जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे होती है और किस वजह से होती है और इसको ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इन सब टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप इराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में और ख़ास तौर से सुपर स्पेशलाइजेशन है आपका बच्चों के हार्ट से संबंधित, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में। आप देखते होंगे कि आपके कमसिन बच्चे भी इससे मुतासर होते हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं तो आप कहते हैं कि इनके दिल में सुराख हो गया है। ये इस तरह की बीमारी होती है कि जो पेरेंट्स के लिए बड़ी मुश्किलें लाते हैं। हम इन तमाम सवालों को लेकर डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में और इस सवालों के गुलदस्ते को उनके सामने पेश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है, खैर मकदम है खदीजा टीवी पर। नमस्कार। पहला सवाल ये है कि जब हम बच्चों के हार्ट की समस्याओं या उसके की बात करते हैं तो ये समस्याएं कैसे होती हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं? बच्चों में दिल में समस्याएं बहुत ऐसा नहीं कि बहुत रेयर हैं, बहुत कॉमन होता है वो। और कई बार ये नहीं देखी जाती हैं जन्म के तुरंत बाद में और वो कई सालों बाद में प्रकट होता है, सामने बाहर आता है। तो ये कब बाहर आता है और क्यों आता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बीमारी है। क्योंकि जैसे आम जनता तो बस एक चीज़ समझती है कि बच्चे के दिल में छेद है, लेकिन छेद भी बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। फिर उसमें साइज़ होता है, कुछ छोटा छेद होता है, कोई बड़ा छेद होता है, किस लोकेशन पे है, कितना प्रेशर है उस छेद के अंदर। तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कब इनका लक्षण प्रकट होंगे। तो जैसे अगर छेद बहुत बड़ा होता है या कुछ गंभीर छेद जो होते हैं कुछ तरह के, वो जल्दी आते हैं। वो बच्चों का देखने पे असर उनका 2 महीने की उम्र पे, 3 महीने की उम्र पे ही आ जाता है। पर कुछ जो छोटे छेद होते हैं कई बार हम लोग को पता चलता है कि 20 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, तब पता चला, किसी डॉक्टर ने देखा या कभी कोई एक्सरे कराया या अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला कि छेद है। वो छेद कुछ अलग प्रकार के होते हैं। उनमें क्योंकि उतने सिम्टम नहीं आते हैं, उतने उनको दिक्कतें नहीं आती हैं और छेद छोटे होते तो वो देर से पता चलते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत आपने बिल्कुल इसको पूरी तरह से बताया। पहला सवाल ये कि हम बच्चों पे जो बिल्कुल शुरुआती लक्षण जो होते हैं, बहुत जो हम कहें कि न्यू बॉर्न बेबी में, तो वो जो लक्षण होते हैं वो किस वजह से होते हैं और क्या ख़ास तौर से लक्षण में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो क्या होते हैं? नवजात बच्चों में लक्षण कुछ अलग तरह के होते हैं और बड़े बच्चे जो बच्चे चल फिर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, उनके लक्षण कुछ अलग होते हैं। तो अगर नवजात बच्चों के लक्षण की बात करेंगे तो जैसे बच्चा अगर दूध पीने में दिक्कत करता है, छोड़ के दूध पर, जिसको हम लोग कहते हैं कि छोड़ के दूध पीना, थोड़ा सा पिएगा दूध फिर हाफने लग जाएगा, माँ की छाती पकड़ के वो लगातार, जैसे एक स्वस्थ बच्चा खींचना चाहिए छाती, उतनी ताकत से नहीं खींच पाएंगे और वो छोड़ के पिएंगे दूध को। दूसरा होता है कि कुछ बच्चों में नीलापन आता है, जैसे नाखून, होठ, ये कुछ कभी भी नीले होते हैं। तो ये गंभीर लक्षण को दिखाता है, गंभीर बीमारी को दिखाता है दिल की। उसके अलावा तेज़ सांस लेना और वज़न नहीं बढ़ना। ये मैं हमेशा अपने मरीज़ों को बोलता हूँ कि अगर आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो एक बार ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और पता करें कि कहीं उसके दिल में छेद तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वज़न नहीं बढ़ रहा है और माता पिता सोचते हैं कि सब ठीक है, केवल वज़न ही नहीं बढ़ रहा है। बट वज़न नहीं बढ़ना भी एक बीमारी है। इस चीज़ को समझें लोग कि वज़न नहीं बढ़ रहा है तो उस पर का भी ध्यान दें। उसके अलावा थोड़े से बड़े बच्चे जब होते हैं तो उनमें चलने में उनको जल्दी थकान होना, बाकी बच्चों के बराबर वो नहीं दौड़ पाते हैं। अपने स्कूल में जैसे खेल रहे हैं तो जो बाकी क्लास के 4 बच्चे हैं वो थोड़ा आगे तक दौड़ रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा थोड़ा पीछे रहता है, जल्दी बैठ जाता है, जल्दी थक जाता है और उसको बार बार अगर सर्दी खांसी हो रही है तो वो भी एक लक्षण होता है कि दिल में कोई छेद हो सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, अब इस लक्षण को जो हम जैसे पैदा होने के बाद बच्चे में देखते हैं, क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान इसको डिटेक्ट किया जा सकता है या जो अपने जो गायनकोलॉजिस्ट है उसको ये पता चलता है कि इस बच्चे में ये लक्षण होने वाला है पैदा होने के बाद? हाँ, देखिए इसमें जन्म के पहले
आपको बिना अल्ट्रासाउंड के बता पाना तो नामुमकिन है जी। कितना बहुत गंभीर दिल की बीमारी वाले बच्चे भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकते हैं, तो उनमें ऐसा नहीं है। पर अगर आपको पता करना है कि उसके दिल में कोई दिक्कत है तो उसके लिए एक स्पेशल जांच होती है, इसको हम लोग कहते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी जी। तो फीटल इको करके हम लोग माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसके दिल की जांच करते हैं। तो माँ के पेट में बच्चा जो 1 किलो का होगा उसका इतना छोटा सा दिल होगा, उसका हम लोग अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं। तो क्योंकि वो दिल बहुत छोटा है तो उसकी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं उस अल्ट्रासाउंड की, कि हम लोग हर एक छेद को, बहुत छोटा 1 मिलीमीटर का 2 मिलीमीटर का छेद है तो उतना छोटा छेद हम लोग नहीं पता कर सकते। तो फीटल इको का हम लोग का काम ये होता है कि जो अगर जानलेवा कोई उसके बच्चे के दिल में दिक्कत है और या ऐसी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से बच्चे को तुरंत डिलीवरी के बाद में ऑपरेशन कराना पड़े या तुरंत डिलीवरी के बाद में भर्ती कराना पड़े, अगर ऐसी कोई जानलेवा बीमारी है तो उसका हम लोग पहले से पता करें। और अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है तो वैसे बच्चों का हम लोग समय रहते गर्भपात करा सकें। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि ये बीमारी जो आपने बताया कि एक बड़े बच्चों में बाद में दिखना और छोटे बच्चों में शुरुआती लक्षण में दिख जाना, इन दोनों में स्पेसिफिक इन दोनों के क्या नाम होते हैं? नाम से मतलब तो खैर जाहिर सी बात है कि हमारे दर्शकों को या हमारे जो नाजरीन हैं उनको इतना मतलब नहीं, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक जो नाम लेते हैं डॉक्टर, ये ASD है या VSD है जो मैंने सुना है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा एलेबरेट करें कि ये क्या चीज़ें हैं। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा क्योंकि जी बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप इसको पूरा तफसील से बता दें। दिल कैसे काम करता है ये बताना पड़ेगा। तो जैसे कोई भी एक मोटर होती है, तो एक मोटर है, मोटर के पीछे पाइप होता है जहाँ से पानी आता है और फिर एक आउटलेट वाला पाइप होता है जहाँ पानी जाता है और बीच में मोटर होता है जो पंप करता है। तो हम लोग ये सोचें कि जो मोटर है वो दिल है, तो मोटर पंप करी, दिल पंप कर रहा है और हर मोटर के अंदर वाल्व होता है ताकि पानी एक तरफ बहे वापस ना आए जी। तो वैसे ही दिल के अंदर 4 वाल्व होते हैं, 2 वाल्व आने वाले पानी को रोकते हैं, एक तरफ का प्रवाह रहता है, और 2 वाल्व होते हैं जो जाने वाले पानी को उस तरफ आगे भेजते हैं। तो अब इसमें दिक्कतें आपके पाइप में भी हो सकती हैं, पाइप में कोई ब्लॉकेज हो सकता है, या आपके वाल्व में हो सकती है, या आपकी मोटर में हो सकती है। यही सेम चीज़ दिल में रहता है जी। अगर नसों में कोई दिक्कत है तो वो पाइप में दिक्कत होती है। अगर वाल्व में कोई दिक्कत है, जो हम लोग बोलते हैं कि कई जैसे लोगों का वाल्व बदलाता है ऑपरेशन करके, वाल्व लीक कर रहा है, वाल्व सिकुड़ गया है तो उनका वाल्व बदलाता है, ऐसे जैसे मोटर का वाल्व ख़राब होता है तो उसको हम लोग वाल्व बदलते हैं। ऐसी इंसानी शरीर के अंदर, दिल के अंदर भी वाल्व होता है, अगर ख़राब होता है तो उसको बदलना होता है या ठीक करना होता है। और फिर होता है पंप। तो पंप के अंदर हम लोग बोलते हैं कि जैसे पंप, जैसे मोटर का एक हम लोग बोलते हैं कितना RPM का मोटर है, तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं दिल में कि कितना % आपका दिल काम कर रहा है, प्रेशर है जी। तो 60% आ रहा है। नॉर्मल जो होता है 60-70% हम लोग का पंपिंग होता है। तो अगर ये 60% कम हो रहा है, पंपिंग कम हो रहा है, जो हम लोग बोलते हैं दिल कमज़ोर है इनका, तो उनका 20% पंपिंग है, 30% पंपिंग है। जैसे कमज़ोर मोटर है, कम RPM वाली मोटर है, ज़्यादा RPM वाली मोटर है, तो उसी तरह से तो कम प्रेशर, कम % वाला है तो उनका दिल बड़ा होता है, दिल फैल रहा होता है, दिल कमज़ोर हो रहा होता है। तो ये हो गया उसका। अब इसके बाद होता है इसमें कुछ चीज़ें बनावटी दिक्कत हो सकती हैं, जैसे मोटर के अंदर कुछ बनावटी दिक्कतें होती हैं, ऐसी दिल के अंदर बनावटी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि कभी कभी छेद होता है, तो दिल में ऐसे 4 खाने होते हैं, तो उन खानों के बीच में अगर छेद होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि दिल में छेद है और इससे 2 तरफ का खून आपस में मिल रहा है। तो अब ये किस जगह पे है, अगर ऊपर वाले खानों के बीच में है तो उसको ASD कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर नीचे वाले खानों के बीच में है तो उसको हम लोग कहते हैं VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और अगर जो बाहर पाइप निकल गए हैं उन दोनों पाइप के बीच में कनेक्शन, तो उसको हम लोग कहते हैं PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो ये आपके छेद जो होते हैं इस तरह से 3 प्रकार के हम लोग कहते हैं। लेकिन इसमें अभी बहुत चीज़ें और भी देखने को होती हैं कि उस ASD में भी किस तरह का ASD है और कितना बड़ा ASD है, तो वो चीज़ें हम लोग को जाँचों से पता चलता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये होता है कि हम कब डॉक्टर को दिखाएं? मतलब सिम्टम्स में कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं। लेमैन इंसान जो है उसको ये कि हम अपने पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन को, कार्डियोलॉजिस्ट को क्या दिखाएं और कब दिखाएं, ये एक सवाल उठता है। उसमें 3-4 चीज़ें जो मेन है, लक्षण तो बहुत सारे होते हैं, पर जो मेन माता पिता अपने घर पे देख सकते हैं लक्षण, एक तो वजन नहीं बढ़ना। अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो ज़रूर दिखाना बच्चे को, क्योंकि मैं हमेशा अपने मरीजों को समझाता हूँ कि वज़न नहीं बढ़ना भी एक बीमारी है। इस चीज़ को लोग नेगलेक्ट कर देते हैं कि अरे थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा कमज़ोर है, वैसे नहीं होता है जी, है ना। उसके बाद में अगर बच्चे को बार बार जकड़न निमोनिया हो रहा है, हर 2-3 महीने पे बार बार उसको निमोनिया हो रहा है, उसको भर्ती कराना पड़ रहा है, तो हो सकता है दिल में छेद हो।
और अगर जो है नीलापन आता है, अगर शरीर में होठों में और आपको नाखूनों में नीलापन दिखता है तो ये ज़रूर बताता है कि कोई गंभीर दिल की बीमारी बच्चे को हो सकती है। जी, अब इसमें यह है कि क्या इसको सर्जरी से ही सिर्फ सही किया जा सकता है या सिर्फ मेडिसिन भी हैं कुछ उसके ज़रिए भी इस तरह की बीमारी को दूर किया जा सकता है? इसमें कब सर्जरी करवानी है और कब नहीं करवानी है वो उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का छेद कैसा है। सिर्फ इसमें साइज़ का मुद्दा नहीं होता है, कभी कभी छोटा छेद को भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है और कभी कभी बड़े बड़े छेद को भी हम लोग छोड़ देते हैं कि अगर बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही है। अब इसमें जैसे आम जन आपस में लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे के 4 मिलीमीटर का छेद था, तो दूसरा बोलेगा हमारे बच्चे के भी 4 मिलीमीटर का छेद था, तो फिर वो बोलेगा नहीं हमको तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, वो बोलेगा हमको तो बोला है कि ठीक हो जाएगा। तो ऐसे आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस जगह पे छेद है, कितना प्रेशर है, क्या सीवियरिटी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है कि नहीं कहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कहें अगर जी, तो हम लोगों ने 3 छेद बताए, ASD, VSD और PDA। तो 3 मिलीमीटर का PDA बहुत दिक्कतें करेगा बच्चों को। उस बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाएगा, उस बच्चे को बार बार सर्दी खांसी होगी, निमोनिया होगा, तो उस 3 मिलीमीटर के PDA को डॉक्टर कहेंगे कि इसको बंद करा लो, ठीक। लेकिन अगर 3 मिलीमीटर का ASD है दूसरे मरीज को, उसको हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे बेटा इसको खिलाओ पिलाओ, इसका वजन बढ़ाओ, हो सकता है वजन बढ़ेगा, मांसपेशी बढ़ेगी तो छेद बंद हो जाए। अच्छा, इसके अलावा भी 3 मिलीमीटर एक बहुत वेग है, इसलिए क्योंकि जैसे बड़े तो सब एक ही करीब करीब हाइट के, एक ही वजन के होते हैं। हमारे पास अगर 1 महीने का नवजात आ रहा है उसका 3 मिलीमीटर है, कि 10 साल का बच्चा आ रहा है 4 फीट का उसका 3 मिलीमीटर है, कि 15 साल का लड़का आ रहा है जो 6 फीट का हो गया है उसका 3 मिलीमीटर है। तो 3 मिलीमीटर का वजन और उम्र से भी अलग अलग मायने होते हैं। तो सिर्फ रिपोर्ट देख के बोलना कि हमारा 3 मिलीमीटर वो सही नहीं है ना। तो उसमें हम लोग को इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है कि हमारे छेद को बंद करना है कि नहीं करना है। अब डॉक्टर साहब इसमें जैसे आपने कहा कि सर्जरी, मतलब सर्जरी तो आम भाषा में किया जाता है, जो क्लोजर होता है, तो इस क्लोजर को आम अगर कहा जाए कि जो नाज़रीन देख रहे हैं कि कितना सेफ़ है एक बच्चे के लिए, ज़ाहिर सी बात सर्जरी के लिए, और ये कितना इफ़ेक्टिव है और उस बच्चे की अगली आने वाली ज़िंदगी के लिए कितना फ़ायदेमंद है? ठीक, तो इसमें जो छेद होते हैं उनको हम लोग 2 तरह से बंद कर सकते हैं। एक होता है जो ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, जो हम लोग ऐसा काट के और फिर अंदर से जाके उसको सिलते हैं हाथ से, तो वो ओपन हार्ट सर्जरी होता है। अच्छा, ओपन हार्ट सर्जरी जितने भी छेद है सबका किया जा सकता है जी, और उसके सबके अलग अलग रीजंस होते हैं कि हमको कब क्या कैसे करना है। दूसरा तरह होता है बटन वाला, जो हम लोग आजकल प्रचलित है बहुत कि बटन लग गया। तो बटन वाला होता है जो जैसे एंजियोग्राफी होती है बड़ों का, हम लोग नस से जाते हैं अंदर जाके एंजियोग्राफी करते हैं, वो कुछ एंजियोग्राफी तरह का ही होता है, क्योंकि बच्चों के हाथ की नस बहुत पतली होती है, तो इसलिए हम लोग जांघ की नस से जाते हैं। जांघ की नस में वो छोटी ट्यूब होती है, ट्यूब डाल के अंदर जाते हैं और फिर वो छतरी को अंदर फिट कर देते हैं। पर अब इसमें दिक्कतें क्या है कि हर एक छेद को हम लोग उससे बंद नहीं कर सकते। इसका बहुत स्पेसिफिक होता है कि इतना बड़ा छेद होना चाहिए, इतना दूरी पे होना चाहिए, कोई वाल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जब आप छतरी लगाएंगे तो वो साइड में और एरिया पकड़ेगा। तो भाई क्योंकि एकदम केवल छेद के साइज़ का लगाएंगे तो टिकेगा नहीं। भाई कोई भी पैच वर्क आपको करना है तो थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है, तब पैच वर्क होता है। तो छेद का जब पैच वर्क करेंगे तो आपको एक बड़ा छतरी उस पर लगाना है। तो अगर आसपास में कोई वाल होगा, कोई और नसें होंगी तो वो दब सकती है, वाल दब सकता है, तो वो और नुकसान कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि हर छेद को हम बंद कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक छेद होते हैं जिनको हम लोग बंद कर सकते हैं, स्पेसिफिक छेदों को। तो वो हम लोग इकोकार्डियोग्राफी में देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसको कोशिश करते हैं। इवन कोशिश में भी हम लोग बोलते हैं कि 100% चांस छेद बंद करने का नहीं होता है, क्योंकि कई बार वो छतरी ठीक से पकड़ नहीं पाती है, अगर ग्रिप नहीं ले रहा है, तो फिर हम लोग को कभी कभी प्रोसीजर को छोड़ना पड़ता है कि नहीं हो सकता, आपको ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन जिनमें फिट होता है, जिनमें कर सकते हैं और जिनमें लगाने पे सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि 99% सक्सेस रेट बताते हैं कि अब दोबारा जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, इसमें मौसम अलग अलग मौसम, गर्मी है, सर्दी है या बरसात है, क्या बच्चों पर इस बीमारी के साथ कुछ असरअंदाज होती हैं? मौसम का कुछ असर, जैसे सर्दी में कुछ अलग सिम्टम्स आना, गर्मी में कुछ अलग तरह से, तो इस तरह के किस मौसम का भी असर होता है? सिम्टम्स तो नहीं बदलते, सिम्टम्स ही रहते हैं, लेकिन सर्दियों में जैसे निमोनिया का और सर्दी खांसी का वो बीमारी बच्चों को होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जिनके दिल में छेद रहता है वो बच्चे क्योंकि थोड़ा सा अंदरूनी रूप से कमज़ोर होते हैं और उनका फेफड़े में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वैसे बच्चों को निमोनिया होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए जो है हम लोग जितने भी हमारे फॉलोअप पेशेंट्स हैं, जो भी हमको रेगुलर दिखाते हैं, उनको सब हम लोग बोलते हैं कि सर्दियों में बहुत बचा के रखना है बच्चे को, सर्दी नहीं पकड़नी। फॉलोअप के लिए आपने अभी एक बात कही,
तो इस तरह के पेशेंट जो पोस्ट सर्जरी है उसमें फॉलोअप कितना ज़रूरी है और कब कब और आना डॉक्टर को ज़रूरी, कितने साल तक दिखाना ज़रूरी है? हाँ, इसमें अब फॉलोअप का भी जैसे सर्जरी के पहले का क्राइटेरिया है, सेम यही फॉलोअप का भी है कि आपकी किस तरह की सर्जरी हुई है, किस तरह का आपका छेद था, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फॉलोअप कितना लंबा चलना है। मतलब अगर आपका सिंपल छेद था, जो सबसे सिंपल छेद हम लोग बोलते हैं ASD अगर था, तो उनको भी सर्जरी के बाद में 1 आध साल में फिर हम लोग उनको बोलते थे कि अब आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं पूरी। लेकिन ऐसे ही अगर जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें बच्चे नीले पड़ते हैं, जिसको हम लोग जैसे बोलते हैं कॉमनली टॉफ बोलते हैं या TGA बोलते हैं, तो ऐसे बच्चों को लंबा फॉलोअप में रखना पड़ता है क्योंकि इनकी सर्जरी भी उतनी जटिल होती है जी। तो जितनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होगी उतने ज़्यादा टाँके पड़ेंगे, उतने ज़्यादा हमको ज़्यादा दिन देखना पड़ेगा उसे। डॉक्टर साहब, अगर हम अपने मुल्क की बात करें, देश की बात करें, तो इस बीमारी को डेटा वाइज अगर हम देखें तो कितने बच्चे इससे मुतासर होते हैं, कितने बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, और फिर उसके बाद सर्जरी या ट्रीटमेंट के बाद कितना रेशियो ये निकल के आता है, वो कितना बेहतर है, रिजल्ट कितने बेहतर है? इसमें जो इंडिया का डेटा है वो ये कहता है कि करीब 100 में से एक बच्चे को, अगर प्रिसाइज रहें तो 11 in 1000 कहते हैं जी। तो सिंपल भाषा में 100 में से एक बच्चे को दिल की बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग लखनऊ में अपना देखें, अपना जो यहाँ पे, तो लखनऊ की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से ये समझिए कि करीब 1000 से 1200 बच्चों को हर साल जी दिल की बीमारी वाले 1000 से 1200 बच्चे हर साल पैदा होते हैं लखनऊ में। अच्छा, पिछले कुछ सालों में सारी बीमारियों का इलाज भी संभव हो गया है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी होने लग गया है अब। तो अब जो नया डेटा आ रहा है इसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो हम लोग बोलते हैं जिन बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है जी। और इनकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते अब इतना हो रहा है कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी जनसंख्या कम है और पुराने बच्चे जिनका ऑपरेशन हो चुका है उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो रही है जी। तो ऐसे इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले जो कुछ आज से 15-20 साल पहले कहते थे कि दिल में छेद है तो ऐसे बच्चों का इलाज संभव नहीं है, आज के टाइम में वो नहीं है। पिछले 10 सालों में बहुत चीज़ें बदली हैं, सरकार भी इसमें बहुत प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत स्कीम में बहुत बच्चों का इलाज होता है, CM फंड मिल जाता है। तो आज के टाइम में किसी भी बच्चे का पैसे की वजह से इलाज संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर जितना भी गरीब होगा तो उसका आयुष्मान रहेगा, अगर आयुष्मान नहीं है तो सरकार ने CM फंड का अप्लाई कराया है। अगर थोड़े समर्थ परिवार से तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है और अगर बहुत समृद्ध हैं तो वो अपने से खर्चा उठा सकते हैं। तो हर एक बच्चे का आज के टाइम में इलाज संभव है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हम गुफ्तगू कर रहे हैं बच्चों के हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में। जिस तरह से बच्चों में सुराख, दिल में सुराख के बारे में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो हमारा मकसद ये है कि हम इस पर गुफ्तगू करें। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव अग्रवाल जो कि इराज मेडिकल कॉलेज में हैं, इस पर बात कर रहे हैं। बहुत तफसील से बात हम कर रहे हैं ताकि आपको आपकी भाषा में सही तरीके से गाइड किया जा सके। अगर आपके आसपास में भी इसी तरह के कुछ बच्चे हैं जो इस बीमारी से दो चार है तो उनके लिए ये प्रोग्राम बेहद ज़रूरी है। तो आप हमारे यूट्यूब सेगमेंट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दूसरों तक इस जानकारी को शेयर भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। डॉक्टर साहब, क्यों सर्जरी के बाद कुछ और जैसे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मसलन जैसे निमोनिया के बारे में आपने कहा, या पल्मोनरी के जिसे हम कहते हैं कि लंग्स की प्रॉब्लम या अस्थमा की प्रॉब्लम, तो अगर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं तो क्या इस बीमारी से कोरिलेट करके कुछ और चीज़ें भी सामने आ सकती हैं क्या? इसमें देखिए, जब भी दिल में छेद होता है बच्चों को तो उन बच्चों में निमोनिया होने का चांस ज़्यादा होता है और इसलिए हम लोग बोलते हैं उनको बहुत बचा के रखना होता है, सारे टीके लगवाने होते हैं। कई बार जो गांव वगैरह में ये धारणा होती है कि भाई बच्चे के दिल में छेद है उसको टीका नहीं लगवाएंगे, टीके से कुछ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हर बच्चे को टीका लगना है जब तक कि आपका डॉक्टर मना नहीं करे। गाँव की आशा वगैरह अगर मना करती हैं तो आप एक बार जाके डॉक्टर को दिखाइए और उनसे लिखित में ले लीजिए कि इसको टीका पड़ सकता है बच्चे को, तो फिर आशा मना नहीं करेंगे टीका लगाने से। तो टीका ज़रूर पड़वाना है क्योंकि टीका लगेगा तभी वो इन्फेक्शन से बचेगा और तभी वो बच्चे का प्रॉपर केयर हो सकता है आगे। अब इसमें यह है कि ऑपरेशन होने के बाद में निमोनिया के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि जो आपका छेद है वो बंद हो गया है, तो जो खून ज़्यादा खून फेफड़ों में जा रहा था वो कम हो जाता है, तो उसमें थोड़ा फेफड़े का अपना जो बोलते हैं कि हीलिंग और रिकवरी
वो ज़्यादा होती है, तो फिर उसमें निमोनिया का चांसेस कम हो जाता है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, इस तरह की और दीगर बीमारियां जो बड़ी डिफरेंट टाइप की और बीमारियां होती, मतलब नॉर्मली हम कहें कि रोज़मर्रा में जिस तरह के बच्चा की प्रॉब्लम होती, अगर ये ट्रीटमेंट चल रहा है, जो मेडिसिन भी चल रही, तो दूसरी मेडिसिन लेना कैसे और किस तरह से डॉक्टर से बात करके इस पर किया जा सकता है, उसकी आप मैनेजमेंट बताएँ। जैसे अब जिन बच्चों के दिल में छेद होता है और अभी उनको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग को उनको कुछ मेडिसिन पे रखना होता है। तो वो मेडिसिन वो लोग जब तक ऑपरेशन नहीं होता है तब तक उनको वो मेडिसिन खानी होती है, या फिर जब तक अपना प्राकृतिक रूप से छेद भर नहीं जाता है तब तक वो मेडिसिन चलती है। तो वो मेडिसिन हम लोग बोलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म चल रही है, तो ये खाते रहना। आपको उसके ऊपर कोई बीमारी अगर होती है तो आप अपने लोकल वहाँ आपके पास जो भी डॉक्टर अवेलेबल हो, अगर आप हमारे पास आ सकते हैं, पास में रहते तो अच्छी बात है, अगर दूर रहते तो जो भी लोकल डॉक्टर है उनको दिखा के और फिर बता दीजिए कि ये दवाई भी इनकी चलती है, ताकि डॉक्टर जब दवाई लिखेगा तो उसको पता रहेगा कि ये दवाई भी चल रही है, इसके साथ में इस दवाई का क्या इंटरेक्शन होता है। इसलिए कई बार मेरे जो पुराने फॉलोअप्स वाले पेशेंट्स, उनका फ़ोन भी आता है कि सर देखिए डायरिया हो गया, कुछ दवाई बता दीजिए फ़ोन पर। मैं साफ मना कर देता हूँ कि दिल के मरीज़ों को वैसे तो कोई दवाई नहीं बताना चाहिए फ़ोन पे, लेकिन इमरजेंसी अगर है तब भी मैं कहता हूँ कि नहीं, आप जाके लोकल वहाँ डॉक्टर को दिखाइए और उनकी सलाह से उनको बता के तभी दवाई दूसरी लीजिए, क्योंकि दोनों दवाइयों का आपस में रिएक्शन हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आज के ज़माने में क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ न कुछ इस गूगल के ज़रिए से और बहुत सारे मिथ डेवलप भी हो गए। पुराने मिथ जो थे वो अब शायद कैंसिल हो गए, नए शुरू हो गए। तो मेरा ये सवाल है कि इस तरह के लोग जो अपने बच्चों में इस तरह के लक्षण देखते हैं, वो सीधे गूगल कर देते हैं और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आती सही और कुछ मिस इंटरप्रिटेशन भी होता है। उनके लिए क्या मैसेज होगा? तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको वही बताइए अपने मैसेज के ज़रिए। गूगल वाले पेशेंट सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि हम लोग को उनको समझाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर जब भी बोलेंगे दिल में छेद, आप गूगल पे करिए, जैसे ही आप होल इन हार्ट डालेंगे या दिल में छेद डालेंगे, वो तुरंत दिखाएगा इधर ऑपरेशन हो गया, वहाँ ऑपरेशन हो गया, इस तरह से ऑपरेशन हुआ। फिर अगर आप ऑपरेशन की उसमें डालेंगे तो उसमें दुनिया भर का दिखाएगा कि इतने बच्चों को नुकसान हो गया ऑपरेशन कराने से, इतने बच्चे अपने आप ठीक हो गए। तो अक्सर हमारे पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर की इंट्रिकेट डिटेल्स जो होती हैं कि छेद का टाइप, छेद का साइज, ये सब कोई गूगल पे कुछ नहीं करके देगा। वो सिर्फ ऊपर से नाम डालेगा, ये नाम डाल दिया, ASD डाल दिया। अब ASD के बारे में कम से कम 150-200 चीज़ें आ जाएंगी जी। तो वो, और उसमें भी गूगल का जो एल्गोरिदम होता है, जो चीज़ ज़्यादा देखते हैं लोग वही बार बार ऊपर आती है। तो अगर कोई बुरी खबर होती है इसलिए वो ज़्यादा ऊपर आती है जी। अच्छी खबर कितनी नीचे दब गई वो कोई नहीं देखेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गूगल आप ना करिए। आप जो भी डॉक्टर आपके हैं उनसे आप सलाह लीजिए और उनकी राय जानने के बाद में फिर उन्हीं से पूछिए कि हमें क्या देखना चाहिए। जैसे मैं अपने पेशेंट को कई बार बोलता हूँ कि जो लोग संतुष्ट नहीं होते या जो और कुछ लोग जागरूक प्रकृति के होते हैं, वो और जानना चाहते हैं कि और बताइए, तो मैं उनको बोलता हूँ देखिए ये वाला मैटर आप पढ़ सकते हैं, इसको आप ले जाइए और इससे आप अपना जो है ज्ञान प्राप्त करिए, बाकी इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। डॉक्टर साहब, जो दर्शक में से एक सवाल किया कि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम थी, दिल में सुराख था, उसकी एज 12 वर्ष थी और उसको फ़ौरन ही मैंने इसका क्लोजर करा लिया है। मेरे सवाल ये है कि क्या आने वाली ज़िंदगी में जब वो जवान होगा और उसकी शादी होगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के पेशेंट के साथ जो सोशल तौर पर जो होता है कि लोग डर जाते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो वो कितना ख़तरनाक भी है या बिल्कुल सेफ़र साइड है, इस बारे में ज़रूर बता दें। देखिए, जिन बच्चों का ऑपरेशन हो चुका होता है उसमें हम लोग को शुरुआती कुछ महीनों में या कुछ सालों तक उनको फॉलोअप में रखना होता है, क्योंकि कुछ ऑपरेशन की चीज़ें होती हैं जो हमको इको करके ध्यान में रखना होता है। जैसे अब अगर मैं एग्जांपल दूं तो किसी का जिसका छेद बंद किया गया है, तो जहां भी टाका मारा गया है या बटन लगाया गया है तो उस बटन को टाके को पूरा सूखने में समय लगता है। तो हम लोग को ये देखना होता है कि कहीं टाका गल ना रहा हो या टाका पक ना रहा हो। तो वो चीज़ हमको देखने के लिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक हम लोग फॉलोअप में रखते हैं। अब उस पर डिपेंड करेगा कि आपके बच्चे की कौन सी सर्जरी हुई है, सिंपल छेद बंद हुआ है या फिर TJ की सर्जरी हुई है या टॉफ की सर्जरी हुई है। तो उस सर्जरी के हिसाब से हम लोग को फिर उनका फॉलोअप रखना होता है। बट ज़्यादातर बीमारियों में जो सिंपल छेद वाले होते हैं उनको हम लोग 1-2 साल के बाद में बोल देते हैं कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, चलिए उसमें कुछ भी करने की आगे ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचेगी और लोग इसको शेयर भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर अदा करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हमसे महवे गुफ्तगू थे डॉक्टर अभिनव अग्रवाल। हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त दिया और एक बेहतरीन खूबसूरत इन्फॉर्मेशन से हमें रूशनास कराया।
आप अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी और डॉक्टर के साथ, इसी प्रोग्राम के साथ आपके सामने फिर हाज़िर खिदमत होगी। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।